नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 का पाठ दादी माँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र किए हैं और बचपन में लेखक को किस तरह दादी माँ उनका हर तरह से ख्याल रखती थी। थोड़ा सा भी उनको कोई तकलीफ हो जाता था, वे बीमार पड़ जाते थे, तो किस तरह दादी माँ उनका हर तरह से ख्याल रखती थी और जब तक ठीक नहीं हो जाते थे उनकी चिंता बनी रहती थी। और आस पड़ोस में भी जब किसी को तकलीफ हो जाता था, कोई बीमार पड़ जाते थे, तो दादी माँ किस तरह से सबका ख्याल रखती थी, सबके बारे में सोचती रहती थी। तो इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक जिक्र किए हैं। लेखक बता रहे हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है, मतलब उदास सा लेखक हो जाते हैं। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या होता है, लेखक को उनके दोस्त कहते हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी हो जाता है तो घबरा जाते हैं, ऐसा कहकर उनको आप मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, जाने दो, सोचने से तो होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरा दोस्त मेरे साथ जो भी पीठ पीछे मेरा मजाक करे या जो भी करे, तो लेकिन क्या है, मेरी आंखें बरबस शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। क्या होता है, शरद ऋतु में जो है सूरज की किरण रोशनी बहुत ही शीतल प्रतीत होती है, तो इसका ही जिक्र कर रहे हैं कि शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी धुंधली छाया? लेखक की दादी की धुंधली छाया। मतलब लेखक को अपनी दादी की याद आती है कि दादी उनकी कितनी अच्छी थी, उनका कितना ख्याल रखती थी। यह सब बात लेखक बताना चाह रहे हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार बोलते हैं आश्विन महीना को। आप लोग जानते होंगे हिंदी में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो होता ही है। तो उसी तरह जनवरी को माघ हिंदी में बोलते हैं, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अखार, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, तो यह सब हिंदी का महीना है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मतलब आश्विन महीना आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आश्विन का महीना आ गया है और आश्विन में क्या होता है, पानी बरसात होती है। तो क्या होता है, बरसात के मौसम में मेरे गांव के चारों ओर पानी हो गया है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घास है। और क्या होता है, बारिश होने के बाद क्या होता है, पानी का बहाव हो जाता है। तो उस पानी के बहाव के कारण क्या हो गया है, घासें सब सड़ने लगी है। बन प्याज, मतलब जो एक प्याज होता है और एक होता है बन प्याज बोलते हैं। तो बहुत तरह की जो घासें हैं, बन प्याज की, घेऊर की, यह सब बरसाते घास सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर जब सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है तो वह क्या हुआ है, सड़ गया है और एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। और सड़ने के बाद क्या होता है, मतलब उसमें से खुशबू, गंदा महक आता है। तो वही बता रहे हैं कि विचित्र गंध, मतलब गंदा उसमें से खुशबू आ रहा है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और क्या हुआ है, गांव के जो लड़के हैं वह झाग भरे जलाशयों में, मतलब झाग भरे किसको बोलते हैं, पानी में झाग जैसा हो जाता है, फेन जैसा। जैसे चावल बनाते समय कभी कभी देखते होंगे कि उसमें फेन हो जाता है, साबुन जैसे लगाते हैं तो उसमें एक तरह का फेन होता है। उसी तरह गांव के लड़के उस झाग भरे पानी में धमाके से कूद रहे हैं, मतलब बहुत ही धमाके के साथ, आवाज के साथ उस नदी में बच्चे लोग
कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अपने-अपने मौसम की अपनी-अपनी बातें होती है। लेखक बताते हैं कि हर मौसम की अपनी-अपनी खासियत होती है, हर मौसम का अलग ही मज़ा होता है। आषाढ़ कब होता है? जून-जुलाई में। तो यहाँ जून-जुलाई में क्या होता है? आम और जामुन होता है, आम पक जाते हैं, बच्चे लोग आम का मज़ा लेते हैं, आम खाते हैं, जामुन भी मिलने लगता है। तो लेखक बोलते हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुःख नहीं। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनको खाने-पीने से ज़्यादा मज़ा है उनको दोस्त लोगों के साथ पानी में स्नान करना, खेलना, धूपना। तो अपनी बचपन की यादों को लेखक बता रहे हैं कि भले ही आषाढ़ में आम ना मिले, जामुन ना मिले, चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा, क्योंकि अगहन माघ में चिवड़ा होता है और गुड़ उस समय मिलता है। नया-नया धान में से चिवड़ा निकाला जाता है और मीठा लगता है। तो बोलते हैं कि उस समय चिवड़ा गुड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगहन में चिवड़ा भी ना मिले, दुःख नहीं है। चैत के दिनों में लाई, चैत में क्या होता है जानते होंगे? चैत में लाई बनता है, गुड़ में जो है मूढ़ी को डालकर लाई बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल, मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्वार के दिनों में जो क्या होता है, इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। और लेखक को अफसोस होता है कि इन दिनों झाग भरे पानी में उनको नहाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उनको कुछ भी ना मिले, आम भी ना मिले, जामुन भी ना मिले, चूरा गुड़ भी ना मिले, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन उनको पानी में नहाना अगर नहीं मिले तो उन्हें दुख होगा। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं भीतर हुरक रहा था, मतलब देख रहा था झांक करके, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। लेखक बता रहे हैं कि 1-2 दिन ही तो वो नहा सके थे, नहा धोकर बीमार हो गए। और हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा-थोड़ा ज्वर हो, सिर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मिले। लेखक बोलते हैं कि हमको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। उसमें क्या होता है, खाने के लिए दिन भर नींबू मिलता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। लेखक ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि इस बार ऐसी चीज नहीं थी। पहले क्या था, थोड़ा सा बुखार आता था, उतर जाता था, लेकिन इस बार जो लेखक को ज्वर लगा है तो रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, और बहुत तेज बुखार आ गया है लेखक को। तो यही बता रहे हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई। अब दादी माँ वहां पहुंच जाती है। अब दादी माँ के बारे में लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ वहां जब पहुंचती है तो दादी माँ कितना उनका एक-एक चीज का ख्याल रखती है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिन में लेखक चादर लपेटे सोए थे, दादी माँ आ गई, शायद नहा धोकर आई थी उसी झाग वाले जल में। और उस झाग वाले, पहले क्या था, लोग नदी में ही अक्सर स्नान करते थे। अभी तो अपने अपने कमरे में लोग स्नान करते हैं। पहले के समय में ट्यूबवेल कम होता था नहाने के लिए, जो है ट्यूबवेल जिससे पानी निकलता है वह सब कम रहता था, तो लोग जाकर नदी में ही स्नान करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। कौन झाग वाले जल? जिसमें लेखक नहाया करते थे। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहनी हुई थी और सन से सफेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। और बता रहे हैं कि उनका शरीर पतला दुबला था, स्नेह शरीर मतलब प्यार से भरा हुआ, मतलब उनका शरीर था, ऐसा बता रहे हैं। और किनारीहीन धोती, जिसमें किनारी नहीं होती है धोती में, उस तरह का धोती पहने हुई थी। और उनका बाल जो था सफेद था और पानी बाल में से टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ और लेखक के पास जैसे ही उनकी दादी पहुंचती है, सबसे पहले उनका एक ही तरीका था बुखार देखने का। सबसे पहले सर पर माथा हाथ रखती थी, फिर पेट छूकर बुखार चेक करती थी कि बुखार है कि नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और क्या हुआ, आंचल की गांठ में अदृश्य शक्तिधारी मतलब भगवान के मंदिर के चबूतरे की मिट्टी, जिसको विभूत बोलते हैं गांव की भाषा में, उस विभूत को लाकर लेखक के माथे पर लगाती हैं। इसलिए लगाती हैं कि उनको ऐसा विश्वास है कि भगवान के इस विभूत को लगाने से बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पहले लोग ऐसा ही विश्वास किया करते थे, अभी भी बहुत जगह विश्वास ऐसा ही कायम है। तो लेखक बता रहे हैं कि दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और उनकी दादी क्या करती थी,
जब उनको बुखार आ गया था तो चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी पंखा झलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर को कपड़े से सहलाती थी और सर पर दालचीनी का लेप करती थी और 20 बार छू कर, मतलब बहुत बार उनको छुआ करती थी, छूती थी, मतलब देखती थी, ज्वर का अनुमान लगाती थी, क्योंकि उस समय थर्मामीटर भी नहीं होता था। तो लोग हाथ से ही किसी को के शरीर को टच करके छू कर पता लगा लेते थे कि कितना बुखार है। अगर हल्का गर्म हो तो पता चलता था कि कम बुखार है, अगर ठंडा हो गया शरीर तो पता चलता था कि नहीं बुखार उतर गया है, नहीं बहुत ज्यादा गर्म अगर किसी का बॉडी रहता था तो पता चलता था कि जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि 101 डिग्री बुखार हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो वे लोग हाथ से ही अनुमान करते थे उस समय। तो इसी तरह छू कर लेखक की दादी उनको अनुमान के द्वारा पता लगाती थी कि कितना बुखार है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब उनकी माँ दादी जो थी बहुत साफ सुथरा रखने वाली ख्याल की थी और बहुत ही साफ सुथरा रखती थी, हर जगह घर का सफाई करती थी और पीपल की छाल से कोई भी दवा मेडिसिन वगैरह बनाती थी, काढ़ा बनाती थी। खिचड़ी में मूंग का दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब उनका कहना था कि खिचड़ी में दाल पूरी तरह से मिलना चाहिए, मतलब गलना चाहिए, ऐसा नहीं अगर कम गला होगा तो कच्चा होगा, पेट में दर्द हो जाएगा। तो यह सब पूरा जो है ख्याल रखा करती थी एक एक बात का। कोई अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उस बीमार व्यक्ति को किस तरह का चीज खिलाना चाहिए, यह सब दादी को बहुत ही अनुभव था। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं चला आया। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई घर में बीमार होता है तो सीधे उनके घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन लग जाएगा। अभी भी आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत तरह का अभी जो वायरस फैल गया है, कोरोना आदि, तो किस तरह से लोग हाथ पैर धोते हैं, सीधे घर में नहीं आते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, हाथ धोते हैं। तो इस तरह पहले के बुजुर्ग लोग जो थे, बूढ़े लोग थे, बहुत ही घर का देखभाल करते थे। तो उनकी दादी का कहना यही था कि अगर कोई घर में बीमार है तो सीधे घर में नहीं आ जाए, हाथ पैर धोकर वहां आना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तो आगे बता रहे हैं कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं, मतलब दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं का नाम याद था। गवई गांव जहाँ पर रहती थी दादी माँ, वहां पर बहुत तरह का ऐसा मेडिसिन किस्म की दवा उनको मालूम था, क्योंकि उस समय उतने डॉक्टर नहीं थे, दवा उपलब्ध नहीं था, तो लोग जड़ी बूटी से ही दवा बनाते थे। तो इस तरह उनकी दादी को बचपन से ही बहुत तरह का दवाई का अनुभव हो गया था और जड़ी बूटी से ही लोगों को ठीक कर दिया करती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, मतलब जहां अगर गांव में भी वो पहुंचती थी तो यही काम जैसा लेखक के साथ करती है देखभाल, उस तरह दूसरे को भी अपने घर के जैसे ही देखभाल करती थी। ऐसा नहीं लगता था कि अपना पराया का भेदभाव उनके अंदर नहीं था, वे सबको समान दृष्टि से देखती थी और उन लोगों के लिए भी इंतजाम करती थी दवाई का। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और बाहर जो गांव के लोग भी अगर कोई बीमार पड़ जाते थे तो सबसे पहले वे जाकर हाथ चेक करती थी, फिर माथा छूती थी, पेट छूती थी कि बुखार तो नहीं है, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। और उनको ऐसा विश्वास हो गया था कि किसी को अगर मलेरिया हो जाए, निमोनिया हो जाए, सरसाम, और तो यह अनुमान से ही बता देती थी कि यह बीमारी है। महामारी मतलब हैजा और विसूचिका, जो पेट में दर्द वगैरह होता है, दिनों के रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, और सबसे पहले जब उठती थी तो लौंग और गुड़ मिला हुआ पानी जो है उसका इस्तेमाल करती थी। गुग्गल और धूप, जो कि धूप हम लोग भी घर में अभी भी जलाने का प्रचलन है कि वायरस इससे खत्म हो जाता है, तो अभी भी हम लोग गुग्गल और धूप सुबह शाम जलाते हैं। तो यह शुरू से यह प्रथा चली आई है। तो हम लोग भी अपने परिवार में, अपने घर में आसपास देखते हैं जो बुजुर्ग लोग कुछ नियम बना कर गए हैं, तो आज भी लोग गुग्गल और धूप जलाते हैं ताकि घर में कोई वायरस ना आ जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए, तो इससे दूर होता है। तो यह सब उनकी दादी किया करती थी। सफाई
कोई उनसे सीख ले। और सफाई जो है, सफाई बहुत ही अच्छा करती थी, साफ सुथरा रहना उनको पसंद था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। मतलब उनके सामने हर चीज हाजिर होना चाहिए, दवा तुरंत होना चाहिए, मिश्री शहद कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिश्री और शहद मिलाकर वे दवाई बनाती थी। शहद किसको बोलते हैं? जो मधु होता है, हनी। तो यह सब उनके पास इसलिए रहता था ताकि अगर कोई बीमार पड़े तो फटाफट उससे दवा तैयार कर देती थी। चादर या गिलाफ नहीं बदले, मतलब चादर और बेडशीट, तकिया का कवर वगैरह जो है उसको हमेशा बदलती रहती थी। तो वे जैसे पागल हो जाती थी। यह सब उनको लगता था उनके घर में यह सब तुरंत सब साफ सफाई में जुट जाते थे, और यह सब अगर नहीं होता था तो बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अभी भी आता है। अब लेखक को पिछली बात याद करके लेखक कह रहे हैं कि अभी भी मुझे बुखार आता है। नौकर पानी दे जाते हैं, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता है। लेखक कह रहे हैं कि बुखार अभी भी उनको आ रहा है। अब उन क्या हुआ है, इस पंक्ति से यह लेखक बताना चाह रहे हैं कि उनकी अब दादी खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। जो उनको पहले प्यार मिलता था, यह सब प्यार अभी नहीं मिल रहा है। वैसे तो मेस महाराज, मतलब मेस महाराज बोलते हैं जो खाना बनाते हैं, रसोईया, वे उनके लिए खाना बनाते हैं। नौकर उनको पानी भी दे जाता है, खिचड़ी साबू सब दे जाता है। डॉक्टर आकर नाड़ी भी देखते हैं, जैसे उनकी दादी हाथ छूकर बताती थी। तो अभी क्या हुआ है, पहले दादी हाथ छूती थी, छूकर डॉक्टर के जैसा देखती थी। अब डॉक्टर साहब हर चीज के लिए उनको इंतजाम है, लेकिन अभी उनको उस बात की याद आ रही है जो दादी उनके लिए किया करती थी। दादी जो उनका इंतजाम करती थी, दादी जो उन्हें प्यार देती थी, स्नेह देती थी, इस बात का लेखक यहाँ जिक्र कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं इस पाठ में दादी माँ को। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या हुआ। अब इस पैराग्राफ में यह लेखक बताना चाह रहे हैं कि किशन भैया की शादी में दादी किस तरह से जो है बिजी रहा करती थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी भी ठीक हो गई है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब तो दादी माँ और भी उत्साहित हो गई है, क्योंकि किशन भैया की शादी है। अब दिन भर गायब रहती हैं, गायब रहती है मतलब हर एक तरह के इंतजाम में लगी रहती हैं। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, क्योंकि दादी भले ही कोई काम नहीं करती है, लेकिन उनके अंदर ऐसा लगता है कि इंतजाम में कोई कमी ना हो जाए। अगर कोई गेस्ट आए, अगर कोई आस पड़ोस के आ जाए, या शादी ब्याह में किस तरह का इंतजाम होता है, एक एक चीज का इंतजाम वे करती थी। परोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। और पड़ोसन जब कभी उनको बुलाने आती थी तो दादी माँ कहती थी कि बुरा मत मानना, कार परोजन मतलब शादी ब्याह का घर है, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं कि दादी कहती थी कि अगर मैं अपने से कोई काम ना करूं तो कुछ होने वाला नहीं है। पर लोग तो जानता था कि दादी माँ काफी एज की हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनके घर वाले उनको ज्यादा काम करने नहीं देते थे। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं लौटा। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक दिन जब लेखक घर दोपहर को लौटते हैं तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब किस पर बिगड़ रही थी, देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। अब दादी माँ के पास एक रामी की चाची आ गई है, और वहां कोने में दुबक कर वह खड़ी थी, और दादी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। सोना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। मतलब यह कह रही है सोना होगा धनो, रुपये में सूद के आज दे दे। अब उनकी दादी कह रही हैं कि सूद के सहित पैसा दे दे। मतलब कहने का मतलब यह है कि सूद किसको कहते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे। पहले क्या था, जब किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती थी तो अपना कोई जेवर, जैसे कान का सोने का, पैर में अगर पायल पहने हैं, नाक में अगर सोने का कुछ पहने हैं, तो यह सब किसी पैसे वाले के यहाँ गिरवी रख देकर थोड़ा पैसा जितना उनको जरूरत होता था उतना ले लिया जाता था। और जैसे कि एक महीना में मान लीजिए 1000 रुपया अगर वो ली है, तो 1000 रुपया में 100 रुपया में 10 रुपया ज्यादा करके महीने में देना पड़ता था, तो उसी को सूद कहा जाता है। तो उनकी दादी बोल रही है कि सूद के पैसे तुम दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती थी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दे दूंगी, फसल मैं दूंगी।
अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? मतलब यहाँ उनकी दादी जो रामी की चाची आई है, उनके ऊपर गुस्सा कर रही हैं कि तुमको जब जरूरत पड़ा था तो तुम पैसे मांगने आई तो मैं तुरंत दे दी, लेकिन तुम अभी तक कह रही है कि फसल कटेगा, मतलब खेती होगा तो मैं पैसे दे दूंगी, पर अभी तक तुम नहीं दे रही है। तो मालकिन उस पर जो है रामी की चाची रोती हुई बोली कि दोनों हाथों को से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? अब बोल रही है रामी की चाची कि बिटिया की